Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, welcome to my channel Physics by Mishal Khalid. Today we will be doing few exercise questions on page number 24 and 25. The first short question number 1.2 is, what is the difference between base quantities and derived quantities? Before proceeding to answer, let me clear you one thing. जब भी आपके पास क्वेश्चन डिफरेंस से रिलेटेड आएगा तो हमेशा आपने इस तरह टैबुलर फॉर्म में आंसर करना है. सेंटर में आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर सी हेयर करेक्ट आंसर के साथ साथ पेपर प्रेजेंटेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. आपको मार्क्स ही तब अच्छे मिलते हैं जब आपका पेपर वेल प्रेजेंटेड होता है. तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग. जब भी डिफरेंस का वर्ड आ जाता है, आपने जब भी दो क्वांटिटीज के दरमियान डिफरेंस बताना है तो हमेशा इस तरह सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है. दूसरी बात, आपने हेडिंग्स जरूर बनानी है. हेडिंग्स के बगैर क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है और आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं लगती. तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एक कॉलम बनाया, बेस की हेडिंग दे दी और डिराइव्ड की. उसके बाद मैंने सेकंड हेडिंग दी है डेफिनेशन. मैंने शॉर्ट फॉर्म में DEF लिखा है. आप फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. और आप यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे कि बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड. इसी तरह आप डिराइव क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख देंगे. ये सारा मैंने कम्प्लीटली एक टॉपिक में एक्सप्लेन भी किया हुआ है. आई विल ऐड द लिंक टू दिस टॉपिक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आप में से कोई समझना चाहता है तो वो उस लिंक को फॉलो कर सकता है. क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बताने के लिए कहा गया है, साथ ही साथ कहा गया है कि आपने थ्री एग्जाम्पल्स भी देनी है. उसके बाद आप हेडिंग देंगे एग्जाम्पल्स की, और यहाँ पे आपके पास बेस क्वांटिटीज की, आपको पता है 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं. आप कोई सी भी 3 लिख दें. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है मास, टाइम एंड लेंथ. उसके बाद डेराइव्ड क्वांटिटीज में आपको पता है कि देयर इज फोर्स, वर्क, एनर्जी. तो आप वो 3 एग्जाम्पल्स या अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं. ठीक है. So this is the proper way to answer a question which require differences between any two quantities. Alright, let's proceed to the next question, which is pick out the base units in the following. आपने यहाँ पे बताना है कि base units कौन से हैं. The very first is joule. आपको पता है कि joule किसका यूनिट होता है? एनर्जी का. और एनर्जी आपके पास क्या है? derived क्वांटिटी है, तो ये तो आपका क्रॉस हो जाएगा. ठीक है. सेकंड इज न्यूटन. न्यूटन आपको पता है किसका यूनिट होता है? फोर्स का. अगेन फोर्स भी आपके पास डिराइव क्वांटिटी है, तो ये भी क्रॉस आउट हो गया. किलोग्राम आपको पता है कि मास का यूनिट होता है और मास एक बेस क्वांटिटी है, तो हमारे पास किलोग्राम क्या हो गया? बेस यूनिट. फिर मोल आपको पता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है यूनिट, तो यहाँ पे मोल भी आपके पास क्या है? बेस यूनिट है. देन नेक्स्ट इज कूलम. कूलम आपके पास चार्ज का यूनिट होता है. ठीक है. और चार्ज आपके पास बेस यूनिट नहीं है, बेस क्वांटिटी नहीं है, इसलिए कूलम भी बेस यूनिट नहीं होगा. फिर आपके पास है हर्ट्ज. हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी बेस क्वांटिटी नहीं है. नेक्स्ट इज एम्पेयर. एम्पेयर आपके पास यूनिट है करंट का, और करंट आपको पता है कि बेस क्वांटिटी है, इसलिए ये आपके पास बेस यूनिट होगा. मीटर इज फॉर लेंथ. अगेन इट इज अ बेस क्वांटिटी, तो मीटर को भी हम सर्कल कर लेंगे. केल्विन इज फॉर टेम्परेचर. टेम्परेचर भी आपके पास बेस क्वांटिटी है, तो ये भी आपके पास बेस यूनिट हो गया. और वॉट आपके पास पावर का यूनिट है. पावर इज नॉट अ बेस क्वांटिटी, तो ये हमारे पास बेस यूनिट नहीं होगा. So clearly we have 5 base units over here, which are kilogram, mole, ampere, meter and Kelvin. Alright students, moving on to the next question, which is find the base quantities involved. There are 4 options given and you have to find the base quantities in them. Part A is speed. स्पीड आप सबको पता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है. अब यहाँ पे आपको पता है कि डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ, तो हमारे पास बेस क्वांटिटीज आ जाएंगी लेंथ एंड टाइम.
Part B is volume. Volume, you know that it is length into breadth into height. So the base quantities involved are length. C part is force. We all know the formula of force, which is mass into acceleration. अच्छा, यहाँ पे हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी. मैथ्स तो हमें पता है बेस क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन में से भी हमें बेस क्वांटिटीज फाइंड करनी पड़ेगी. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, एंड वी ऑल नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो बेसिकली लेंथ. तो यहाँ पे आपके पास बेस क्वांटिटीज आ गई लेंथ, mass and time. Last option is work. वर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, यहाँ पे हमने फोर्स की अभी पिछले ऑप्शन में ही फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड की, सॉरी द बेस क्वांटिटीज, वो थी हमारे पास मैस, लेंथ एंड टाइम. और डिस्प्लेसमेंट भी बेसिकली लेंथ ही है. तो यहाँ पे वर्क की भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएंगी मैस, लेंथ and time. Alright students, question number 1.5 is that estimate your age in seconds. आपने अपनी एज सेकंड्स में कैलकुलेट करनी है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप 14 ईयर्स के. अब हम देखेंगे कि आपकी एज ईयर्स में तो 14 है, सेकंड्स में कितनी है. उसके लिए सबसे पहले आप 14 को नंबर ऑफ मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 14 मल्टीप्लाई बाय 12, दिस विल गिव यू 168 मंथ्स. ठीक है. अब आप नंबर ऑफ मंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक मंथ में जितने डेज होते हैं उस नंबर के साथ. तो आपको पता है एक मंथ में 30 डेज होते हैं, ठीक है. तो आप 168 को मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, आपके पास आएगा 5040 डेज. ये आपकी एज यहाँ पे डेज तक आ गई है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डेज के बाद हम ऑर्स में आएंगे, ठीक है. तो 5040 डेज को आप मल्टीप्लाई करेंगे. वन डे में कितने ऑर्स होते हैं आपको पता है, 24 ऑर्स होते हैं, ठीक है. 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1,20,960 ऑर्स. ठीक हो गया. अब हमने ऑर्स में से किस में जाएंगे, नेक्स्ट मिनट्स में. तो 1,20,960 ऑर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे मिनट से. और आपको पता है कि एक जो 24 आवर्स के बाद हमारे पास एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये आपके पास आ जाएगा 7257,600. और ये हमने किस में कन्वर्ट किया है, मिनट्स में, ठीक है. अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, मिनट से सेकंड्स में कर देना है. तो यहाँ पे 7257,600 को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60. तो ये आपके पास आ जाएगा 43545600 सेकेंड्स, ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज हम करेंगे, हम यहाँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है. उसके लिए हम क्या करेंगे, आप पॉइंट लगा के 0 लगाएं और अब इस डेसिमल को मूव करवा के 4 के बाद में है, ठीक है. ये क्या हो जाएगा, 4.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर, कितनी प्लेसेस मूव हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8. ठीक हो गया. तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन और सेकंड्स में हमने आपकी एज कैलकुलेट कर दी. Alright students, last question for today's lecture is
Question number 1.6. What role SI units have played in the development of science? जब हमने SI यूनिट्स वाला टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ मेजरमेंट लेना इनफ नहीं होता, हमें मेजरमेंट के साथ SI यूनिट्स भी चाहिए होते हैं। और जैसे जैसे साइंस ने जो है तरक्की की, डेवलपमेंट होती है उसमें, तो ये महसूस किया गया कि यूनिट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट, उसके बगैर तो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है। So the role played in the development of science is that SI units are equally important as the measurement. ठीक है, तो आप अगर पेज नंबर 5 पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाले टॉपिक का सेकंड पैराग्राफ देखते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी हुई है, वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। टॉपिक नंबर 1.2, पेज नंबर इज 5। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस क्वेश्चन में से किसी भी रिलेटेड टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम देयर, यू कैन रिव्यू द वीडियोस। Still, if you have any query, just put your question in the comment box. I'll surely answer. Take care. Allah Hafiz.